जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं 13 और 14 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, जिसमें भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को मैं लेकर के आता हूं। 13 अगस्त को संडे था, तो संडे को हमारा करंट अफेयर्स नहीं आता है, उसको अगले दिन मैं मैनेज करके लेकर के आता हूँ। और 5 बजे वीडियो आता है, हर रोज सुबह 5 बजे आता है। तो आप लोग 5 बजे देखिएगा। कभी बीच बीच में थोड़ा समय का प्रॉब्लम होता है, इसके कारण से नहीं ला पाता हूँ। मतलब मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ लगातार कि 5 बजे ही आए। कभी बाय मिस्टेक कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू हो गया, तो फिर उस समय 5 बजे नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है, हर दिन का मिलेगा। चलिए देखते हैं। आज हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बेस्ट टॉपिक है। पीसीएस, यूपीएससी सभी में, पीसीएस में भी लगभग आपको ये इस तरीके के प्रश्न देखेंगे, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लेंगे। यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें मैप भी हैं। अभी आज का जितना टॉपिक है, लगभग बहुत सारी चीजों में जो है मैप बहुत ज्यादा है। अभी मैप वाले टॉपिक्स ज्यादा हैं, तो काफी मजेदार है, अच्छे से हम लोग समझना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे और उसी में हम लोग ये देखेंगे खुरासान प्रांत को मैप के साथ। और उसके बाद से नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। उसके बाद से वेबनाड झील। उसके बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। आप लोग को याद होगा, मैं अभी अभी एक दिन पहले, हाँ, संडे को ही मैं अभी क्वेश्चन एनालिसिस लेकर के आया था प्रीवियस ईयर का, 2023 का यूपीएससी। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। आप देखे थे कि उस समय इस तरीके का मिशन वगैरह से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद से पवन ऊर्जा क्षमता, इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत की पांडुलिपियां, इसके बारे में देखेंगे क्योंकि अभी इसके लिए अधिनियम लेकर के आया जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अमेजन वर्षावन, ये हम लोग इससे पहले भी देखे थे, लेकिन कुछ खास पॉइंट और है, अभी भी न्यूज में चर्चे में था, तो इसलिए एक बार हम लोग इसको और देखेंगे, कुछ कुछ चीजें इसमें। उसके बाद से एशियाई राजमार्ग, इसको भी देखेंगे। एशियाई राजमार्ग 1 क्या है, क्यों चर्चे में है। हम लोग मैप, यहाँ पे मेन चीज है मैप, इसका देखना, मैप को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को इसमें देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है खुरासान प्रांत के बारे में, ठीक है। इसको ज्यादातर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैप, ठीक है। तो मैप के लिए ही मैं इसको लेकर के आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आपको अगर याद होगा, मैं अभी डिस्कस कर रहा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 2023 का जो प्रश्न है उसमें आप देखे होंगे कि आपको यहाँ से यूक्रेन, आप दिखेगा यहाँ पे यूक्रेन से प्रश्न पूछा गया था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन जो देश है, उसके बॉर्डर लाइन से कौन कौन सी जो देश हैं वो टच करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से विवादित कोई अगर शहर है, कोई अगर इस तरीके का देश है, तो उससे भी प्रश्न बन रहा है, ठीक है। और इस तरीके का सी वगैरह तो है, वो सब तो बन ही रहा है, लेकिन अब इसमें ये सब भी बन रहे हैं। तो अभी जो है ये न्यूज में है खुरासान प्रांत, और ये काफी एक प्रश्न एकदम, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो करेक्टली ये दिख रहा है पूरा कि प्रश्न इसी तरीके से बनेगा कि खुरासान प्रांत जो है वो किस किस देशों तक उसका जो सीमा है वो मतलब एक तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। ये कोई देश नहीं है, एक प्रांत के रूप में इसको एक अपने तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र है या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ये जो एरिया है खुरासान प्रांत, ये मेन चर्चे में इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से आतंकवाद वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मतलब ये चर्चे में है। तो प्रांत को एक तरीके से, इस तरीके से इसका एक मैप, एक सीमा रेखा बनाया गया किस तरीके से प्रांत है। अब इस प्रांत को अगर आप देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि जो प्रांत है कितने देशों की, मतलब कितने देशों में फैला हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आप, सबसे पहले हमारा भारत यहाँ पे, ठीक है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आप देखते हैं तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जस्ट ये पश्चिमी क्षेत्र में, लगभग ये पश्चिमी क्षेत्र में भी ये बहुत सारे एरिया को ये कवर कर रहा है। तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है ये,
ठीक है। उसके बाद से आप तुर्कमेनिस्तान तो लगभग आपको बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ही दिख रहा है अगर ऐसा देखें तो, ठीक है। और लगभग थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान है, हल्का फुल्का उसका जो बॉर्डर एरिया है केवल उतना ही में। अगर 3 जो देश है उनको खास करके याद रखिएगा। देखिए हर चीज़ को तरीका होता है याद रखने, जरूरी नहीं है कि हम लोग को ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है उसको खोजने जाएं। उससे अच्छा है कि हम लोग 3 देश को कंफर्म याद रखें, है ना। तो 3 देश अगर कंफर्म हमारे को याद रहेगा तो कम से कम हम लोग को तीनों देश याद है अच्छे से, तो 3 पॉइंट में हम लोग कम से कम उसमें आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये अफगानिस्तान। यहाँ ईरान देखिए ना, ये ईरान जो है ये ईरान से आपको मतलब ईरान के ही देश में भी यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है फैला हुआ। उसके बाद से तुर्कमेनिस्तान, तो ये 3 देशों का बॉर्डर लाइन पे है। ये आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इन तीनों का बॉर्डर भी जुड़ रहा है एक दूसरे से, तो इस जगह पे है ये, ठीक है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए कैस्पियन सी का भी ये एक तरीके से समुद्र पे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैस्पियन सागर से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज अभी देख ही रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे ये देखिए कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी, उसके बाद से मेडिटेरियन सी। तो जो ब्लैक सी है वो क्या है, कैस्पियन और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है, ठीक है। और बाकी इन सबको पढ़ाया हूँ, आपको बताया हूँ, लेकिन बीच बीच में और मैं लेकर के आता रहूंगा लगातार इनको फिर भी, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बार बार, जो है याद नहीं रहता है, तो हम लोग को उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ खास बातें ऐसा कुछ बात नहीं है, केवल इसलिए जो है ये, और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ था, तो इसलिए हम लोग जो है इसको देख लिए है ना। ये एरिया कौन सा एरिया है, खुरासान प्रांत। यहाँ पे हथियार वगैरह सबका सप्लाई वगैरह के लिए भी इस चीज को बहुत ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप में अच्छे से देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है, ये अभी न्यूज में है। तो ये जो है ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक लोकप्रिय एक तरीके से ये यहाँ पे एक दौड़ है, नाव का दौड़ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाव दिख रहा है, इस तरीके से लोग रेसिंग करते हैं, ठीक है। और ये हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार में, है ना, ये केरल में मनाया जाता है। और केरल में यहाँ पे आलापुझा के पास, यानी कि ये पुनमदा नदी झील, ठीक है, पुनमदा झील। और ये जो पुनमदा झील है ये आपको उसी को हम लोग वेबनाड झील भी कहते हैं, ठीक है, वेबनाड झील याद रहेगा। बहुत बार इससे आप देखे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट झील भी है। और आप देखेंगे कि ये केरला का, हमारे भारत का भी सबसे लंबा झील है, ठीक है। वेबनाड झील के नाम से आप देखिए, जैसे यहाँ राज्य में तो राज्य के नाम से अपने हिसाब से वो लोगों ने यहाँ पे पुनमदा झील भी इसको अपना एक और नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आयोजित होता है, ठीक है। अब दौड़ का सबसे लोकप्रिय आयोजन जो है यहाँ पे चुंदन वल्लम्स, यानी कि सांप नौकाओं की प्रतियोगिता होती है ये, ठीक है। तो कुछ कुछ अगर पॉइंट आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसलिए इस दौड़ को अंग्रेजी में स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर पूछा जाए, पॉइंट बना करके प्रश्न यहाँ से यूपीएससी अगर पूछे, तो आपको पॉइंट्स में फिर ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से प्रश्न बनता है ना। अब यहाँ पे जो है ये नॉर्मली प्रश्न सिंपल अगर बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकता है कि स्नेक बोट रेस या नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो किस राज्य में खेला जाता है। हालांकि इतना आसान प्रश्न तो उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, है ना, फिर भी कभी कभी ऐसा 1-2 प्रश्न दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है, ठीक। आगे देखिए ये प्रतियोगिता में अन्य श्रेणियों की नाव, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग नाम है, चुरुलन वल्लम, इरुटुकुथी वल्लम, ओडी वल्लम आदि, ये लोग भी एक नाव है, नाव का नाम है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सा नाम वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों में वल्लम वल्लम जुड़ा हुआ है तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसका आयोजन जो है वो जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सोसाइटी
के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये वेबनाड जो है इसी झील के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। वेबनाड जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल के कई जिलों तक फैली हुई है। इसे कुट्टनाड, ये कुट्टनाड एक जिला है, उस जगह पे इसको पुनमदा झील कहते हैं और कोच्चि में इसको कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कोच्चि झील को, या हम लोग पुनमदा झील, या फिर इसी को हम लोग कहें वेबनाड झील। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है, ये केरल का। आप ये अगर आप इसको, मैं आपको एक और मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी घाट में दिख रहा है आपको ये केरल। ठीक है, तो ये केरल राज्य है। इसी केरल राज्य को हम लोग अब बड़े मैप में देखते हैं। ठीक है, और उसमें भी हम लोग केवल यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको जो हम लोग ये देख रहे हैं पूरा, ये आपको केवल वेबनाड झील का एक मैप है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वेबनाड कयाल, ठीक है, वेबनाड कोल, या पुनमदा झील, या कोच्चि झील, तो इस तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं। कई बार नाम ध्यान रखिए, ऑप्शन वगैरह में अगर पूछ लेता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर अगर याद नहीं रहेगा तो। चलिए उसके बाद से आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां जो है आकर के मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पेरियार जो रिवर है, पेरियार रिवर जो है वो भी यहाँ पे वेबनाड में जा करके गिरती है, मतलब उसमें उसका भी जल प्रवाहित होता है। उसके बाद से यहाँ पे मीनाचिल, फिर अचन कोविल, फिर पंपा, और फिर यहाँ पे मणिमाला। तो इतनी सारी नदियां जो हैं ये वेबनाड झील में जा करके गिरती हैं, मिलती हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद से यह एक संकीर्ण द्वीप के द्वारा अरब सागर से अलग होती है। अगर आप मैप में देखे होंगे, आपको ध्यान होगा, तो केरल के बाद आपको इधर साइड में ये पूरा अरब सागर ही दिखेगा, पूरा बहुत बड़ा फैला हुआ। ठीक है, अरेबियन सी दिखेगा। तथा केरल में एक लोकप्रिय लैगून दरार का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं। वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया था, जिसे रामसर अभिसमय के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो इसे रामसर साइट भी है ये एक। यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के बाद से भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सब पॉइंट याद रखिएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेबनाड आर्द्र भूमि की पहचान की गई थी। कुमारकोरम पक्षी अभयारण्य इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए कहाँ पे है ये, याद रखिएगा, ये इसी तरीके से प्रश्न बनता है टॉपिक्स में, आप देखेंगे यहाँ पे कुमारकोरम। ठीक है, कुमारकोरम इस जगह पे है। चलिए आगे अब देखते हैं। वर्ष 2019 में विलिंगटन द्वीप, जो कि कोच्चि शहर में स्थित है, कुछ हिस्से को अलग करके वेबनाड झील का निर्माण किया गया था। तो देखिए आप यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं, ये है कोच्चि, और कोच्चि में ये है विलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो विलिंगटन द्वीप अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि कोच्चि के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी साइड में, या कोच्चि के पास में है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसे मतलब ये जो वेबनाड झील है इसके अंतर्गत अभी इसमें अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, तो थोड़ा सा इसको आप एक बार सर्च करके देख लेना। छोटे छोटे यहाँ पे और भी बहुत सारे जो नाम वगैरह है ना, इनको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आपको जितना बताया हूँ, अगर उतना को आप कंठस्थ याद रखते हैं, मैं ज़्यादातर कंफर्म, कंठस्थ जिसको बोलते हैं, मतलब कंफर्म जबान पे रहना, उस तरीके से याद रखने पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन सबको याद करने के चक्कर में हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते।
तो वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम है। इससे अच्छा कि हम लोग कम से कम इसमें 5 पॉइंट लिख लें और 5 पॉइंट को हम लोग काफ़ी अच्छे से याद रखें। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देखिए कि वेबनाड झील कहाँ पे है, तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो पूर्वी तट वाले क्षेत्र में वहाँ पे स्थित है। भारत का सबसे लंबा नदी और खुद केरल का भी अब है वहाँ पे, सबसे बड़ा नदी वहाँ पे है और भारत का लंबा नदी है। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कोच्चि जो है, इसके ये पश्चिमी क्षेत्र में कोच्चि स्थित है। ठीक है, इसी में विलिंगटन द्वीप स्थित है। फिर यहाँ पे कुमारकोरम पक्षी अभयारण्य यहाँ पे है। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा आप, एक एक पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे इसको आर्द्रभूमि, ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये रामसर साइट्स भी घोषित किया गया 2002 में। ठीक है, और उसके बाद से नदियों के बारे में भी अगर याद रख लेंगे तो ठीक है ना। नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं वो भी, प्लस ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है इसमें इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कम 5-6 पॉइंट आपको, केवल मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों का काम है आप लोग कितने अच्छे से उसको अपना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को तो मैं नहीं करा सकता ना, जितना मैं करा सकता हूँ उतना करा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, मैं लगातार इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके का गरीबी से संबंधित ये सूचकांक वगैरह सब निकल रहे हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये सब कहीं ना कहीं आपको खाद्य पदार्थों के जितना ज़्यादा हो सके उसका बेहतर उपयोग हो सके, उसको अच्छे से सुरक्षित कर सके, इन्हीं सभी चीज़ों का एक प्रयास करती है। ठीक है, कि आप पूरे देश में जितने आप जनसंख्या देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, तो उन सभी को एक खाद्य, एक सुरक्षा, उन लोग को मतलब हर एक व्यक्ति को जो है खाद्य पदार्थ प्राप्त हो, उन सभी के बेस पे कितने सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को बहुत अच्छे से उसमें टू द पॉइंट आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे केवल ये बताऊँगा, ये अभी न्यूज़ में है, खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये अभी न्यूज़ में है, क्योंकि देखिए अभी लगातार आप संसद में देख रहे हैं कि हर चीज़ों की जानकारी वहाँ पे एक तरीके से दी जा रही है, तो अब वो क्या है वहां से निकल करके फिर न्यूज में आ रहा है, तो हम लोग को उसके बारे में, वही मेन है, ये सब पीआईबी से संबंधित है, तो ये सब चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप देखेंगे कि मिशन वगैरह से कितना ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेन से। तो देखिए अभी क्या है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में यहाँ पे लिखित जवाब में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जो भी चलाए थे उसका जो प्रगति है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ठीक है, तो अगर कोई खास बात तो उस अभी निकल करके नहीं आई है, मतलब मेन चीज है कि इस बारे में चर्चा की गई। तो हम लोग को समझना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है। मेंस में आता है तो मेंस का पॉइंट, इसके जो जो पॉइंट्स उसमें आएंगे उसको आप लिख सकते हो। सरकार की योजनाओं से संबंधित एक योजना ये भी है तो उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इससे संबंधित प्रश्न आए, क्योंकि प्रीलिम्स में लगभग इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित उसके क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें, उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इस तरीके से जैसे पॉइंट बनता है, तो ये एक प्रकार से मतलब पूर्ण रूप से जो है केंद्र ये इस योजना को चला रहा है। ठीक है, इसमें राज्यों का कोई अलग से उनका कोई योगदान नहीं है, पूरा केंद्र के द्वारा चल रहा है, सबसे पहला चीज। दूसरा, 2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लेकर के आया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट मैं आपको बार बार इस टाइप से बोलने का अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब जितने टॉपिक्स हैं सभी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स रहते हैं, मैं अलग से उसमें कहानी टाइप से लेकर के नहीं आता हूँ। और एक चीज और मैं देखिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, दो बातें हैं जिसको आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन नहीं आता है। सबसे पहला है कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग कि आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं।
देखिए मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो उससे मैं जितना अब मेहनत कर रहा हूँ लगातार आप लोगों को मैं देख रहे हैं किस तरीके से आप लोगों को मैं मेहनत करके सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चीज़ आप लोग अगर उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, तकलीफ़ वहाँ पे है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि लंबा वीडियो है, चाहे कुछ कमी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन सबसे पहले पॉइंट आप लोग ये बताइए कि आप लोग कितने लोग हैं, जो-जो लोग आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, आप लोग अभी यहाँ बीच में आप लोग इस बात को मेरा सुन रहे होंगे। तो आप लोग तुरंत अभी कमेंट कीजिए और लिखिए कि हाँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। हाँ, मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं देखिए अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि अब ये सारे वीडियोस का एनालिसिस हर चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि बहुत कम जो है यहाँ पे लोग उसको देख रहे हैं, पूरा का कंप्लीट पूरा देख नहीं रहे। जबकि मैं जान रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग उतना सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, लगातार आप लोग सिलेबस देख रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि फिर मैं ये सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि मैं सभी चीज़ों को डिवाइड कर करके लेकर के आऊँगा। मतलब सभी जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें से फिर मैं सभी को सेपरेट करके लाऊँगा। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, दिन भर में 2, 4, 5 वीडियो ऐसे ही डालते रहूँगा। तो फिर उसमें यही होगा, आप लोगों को ज़्यादा लंबा इस तरीके से नहीं लगेगा, फिर वैसा करूँगा मैं। कुछ ना कुछ उपाय करूँगा। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम बताएँगे तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो पहला ये कमेंट कीजिए और दूसरा मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को इस तरीके से अगर मैं करता हूँ सेपरेट वीडियो लेकर के आता हूँ तो आप लोगों को चलेगा वो चीज़? या एक साथ सबको एक जगह पे लेकर के आ जा रहा हूँ तो आप लोग 1 घंटा आपको बैठते नहीं बन रहा है। मैं 4-5 घंटे लगातार इसमें लगा रहता हूँ। आप लोग को तैयारी करना है और आप लोग इतना मतलब वो टाइप से हैं, मतलब इतना कमज़ोर टाइप से हैं कह सकता हूँ मैं। ठीक है? सभी का बात नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ऐसा उनको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला कमेंट आप लोग ये कीजिए कि आप लोग कितने लोग देखते हैं, उसके बाद दूसरा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या ऐसा सही रहेगा या मैं रोज 5 बजे लेकर के आऊँगा, तो आप लोग पूरा डिसिप्लिन के साथ आप लोग 5 बजे वीडियो देखेंगे। देखिए आपके बेहतर के लिए आप लोग डिसिप्लिन हो रहे हैं मेरे वजह से, तो वो चीज़ में अगर मेरे वजह से मैं वहाँ पे एक वजह बन रहा हूँ तो उस चीज़ को आप लोग लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोगों को बहुत कम होंगे जो सही तरीके से चीज़ बताएँगे, ठीक है? या आपको उस तरीके से फ़ोर्स करके आगे आगे आप लोगों को चलाएँगे, ठीक है? तो अभी फ़ोर्स कर रहा हूँ तो उसका आप लाभ लीजिए, ठीक है? 5 बजे आप लोग मेरे साथ अगर आप लोग भी उतना स्ट्रगल करके उठ करके आप लोग अगर 5 बजे जो यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। आपको पता है कितना दिन भर कितना खुशी महसूस होगा, एक हल्का महसूस होगा। उस मोटिवेशन के थ्रू फिर आप और ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे। लेकिन शुरुआत ही आप लोग खराब कर देते हैं। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन बाद में समझ में जब आएगा तो आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा। सच बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए और ये सब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन तकलीफ़ इसलिए लगता है क्योंकि देखिए मैं मज़ाक मस्ती इसमें नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, बेहतर होगा और बेहतर करूँगा मैं। लेकिन आप लोगों के तक अगर नहीं पहुँच पा रहा है या लाभ आप लोग नहीं ले पा रहे हैं इसका, तो थोड़ा-सा दुःख लग रहा है। और आपके डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 5 बजे से आप एक बार अगर 1 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे ना इस चीज़ को, आपको यकीन मानिए उस दिन का आप एक बार करके देखिए, आप लोगों को फ़ील होगा कि दिन भर आप कितना खुशी से पढ़ाई किए हैं, कोई दबाव नहीं था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये सब चीज़ बोलने से फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आप लोग को बोलना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, उसके बाद से ये 2007 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति के सिफारिशों के आधार पर इसको लेकर के आया गया था। इस समिति ने बेहतर कृषि विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है मुख्य रूप से चावल, गेहूं, दलहन जैसी लक्षित
फसलों के उत्पादन में धारणीय वृद्धि के साथ पोषक अनाज और तिलहन तक विस्तारित किया गया। कृषि विशिष्ट उत्पादकता और मृदा की उर्वरता पुनर्प्राप्ति पर कार्य और कृषि क्षेत्र में शुद्ध आय में वृद्धि। तो इसके प्रमुख जो एक तरीके से जो क्षेत्र है जिसपे मुख्य रूप से ये काम कर मतलब इससे संबंधित कार्य करती है, तो ये सारी चीजें हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के बारे में कुछ मेन बातें। देखिए प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछा गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से भी प्रश्न बनने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके तहत जो है किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये कब पूछा गया प्रश्न? 2018 में। पहला, केवल गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं। दूसरा, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी। तीसरा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद 6 महीने तक प्रतिदिन 1600 यानी कि 1600 कैलोरी का टेक होम राशन मिलता है। तो इस अधिनियम के थ्रू क्या क्या चीजें की जा रही है। ठीक है, इस अधिनियम को भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान होगा तो आप लोग तुरंत आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो केवल गरीबी मतलब केवल यहाँ पे बीपीएल वालों को ही नहीं दिया जाता है, तो इस तरीके से केवल है ये गलत हो जाएगा। बाकी दोनों जो है इसमें कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान दे देंगे इसमें। आप लोग 2018 का प्रश्न पत्र में देखिएगा इसको, या फिर मैं अगले दिन इसको मैं क्लियर बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की दृष्टि से। आप देख रहे हैं कि इस तरीके का जो है ये एक तरीके से सस्टेनेबल एक ऊर्जा है। ठीक है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में है ये। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऊर्जा क्षमता है इसको लगातार बढ़ाने के लिए इस पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट के अनुकूल भी है। तो इस तरीके से प्रश्न यूपीएससी के लिए देख रहे हैं आप जो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसके बारे में भी, इसकी क्षमता वगैरह के बारे में भी एक रिपोर्ट यहाँ पे दी गई। ठीक है, संसद में। तो इसलिए ये भी अभी न्यूज में है, पीआईबी से संबंधित चीजें हैं ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब। पीआईबी में जो आता है ज्यादातर वो सब न्यूज़पेपर में लगभग नहीं आता है। ठीक है, अभी जैसे देखे होंगे आप ये आई फ्लू इस तरीके की जो अब जो मौसमी घटनाएं जो हो रही हैं वो प्रश्न मेन तो न्यूज़पेपर वही है उसका काम। तो देखिए उस तरीके का मैं चीजें जो हैं बहुत ज्यादा अगर लगेगा तो मैं वो सब चीजों को बताऊंगा। लेकिन जो प्रश्न जो लगता है कि जो टॉपिक अभी उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं उसको नहीं लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो क्या है देखिए अभी सीजन खत्म होगा तो सीजन खत्म होने के बाद से वो जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो वो सब चीजें जो है एक रिकॉर्डेड रूप में नहीं आती। अब जैसे ये सब योजनाएं हैं तो यूपीएससी जो है ये सब प्रश्न कैसे बनाती है, तो कहीं ना कहीं योजनाओं के वेबसाइट से लेकर के योजनाएं वगैरह हर चीजें आपको क्लियरली आपको दिखेंगी कहीं भी एक बार देखा जाए तो। लेकिन ये सब उस तरीके से रिकॉर्डेड नहीं रहते हैं। इसके लिए अब यूपीएससी उस दिन का न्यूज़पेपर देखने थोड़ी जाएगी, या फिर अभी नोट्स थोड़ी बनाइए। अगर नॉर्मली भी सोचे तो ऐसा नहीं करती होगी, क्या करती होगी नहीं पता। लेकिन आप खुद एक सामान्य प्राकृतिक चीजें तो सोच सकते हैं ना, नेचुरल लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, इतना तो आप अनुमान लगा सकते हैं।
तो उस अनुमान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार न्यूज में लगी रहती है, बनी रहती हैं, तो उसका एक इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो जाता है, चाहे वो रिकॉर्ड हो जाता है उस तरीके से। रिकॉर्ड का मतलब है कि सरकार उसमें कुछ योजनाएं बना दी, कुछ ऐसा कार्यक्रम लेके आ गई, ठीक है, कोई अधिनियम बना दी, तो फिर हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। तो सबका एक तरीका है ना, समझने सोचने का। उस हिसाब से आप लोग प्रश्न को सेलेक्ट करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से बेहतर स्टडी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने के बजाय कम पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर पढ़ेंगे, प्रश्न भी वहां से आएगा, आपको बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी चर्चे में है, देखते हैं इसके बारे में। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2023 तक 42.8 गीगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जो है वो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर ये चौथा स्थान पर है। तो इस तरीके का पॉइंट निकल के आया है, देखेंगे आप लोग अभी देखे होंगे प्रश्न में ऐसे पॉइंट्स में आता है कि भारत इस चीज में इतने नंबर पे, इस चीज पे इतने नंबर पे। तो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित चीजें पूछ लिया, फिर वहां पे पवन ऊर्जा के स्थान, पवन ऊर्जा को लेकर के यहाँ पे पूछ सकता है कितने स्थान पे है हमारी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो इस तरीके का एक डाटा निकल के आया जो इम्पोर्टेंट था। अब इसको मेंस में भी लिखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के द्वारा जो है यहाँ पे एक पवन संसाधन का मूल्यांकन करते हुए यहाँ पे एक अलग से ये रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें कि एक आकलन किया गया कि हमारे राज्य के अंतर्गत कौन कितने नंबर पे। तो देश भर के यहाँ पे सतह से लगभग 120 मीटर तक का ये लोग इस संसाधन का जो पवन ऊर्जा क्षमता है उसमें इन लोग उत्पादन में, जो गुजरात है वो सबसे यहाँ पे प्रथम नंबर पे है, उसके बाद से राजस्थान है, उसके बाद से कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 120 मीटर के मतलब स्तर पर है ये। ठीक है, अगर उसी को जमीन स्तर से यहाँ 150 मीटर से ऊपर तक अगर पवन ऊर्जा क्षमता को देखें, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान है वो पहले नंबर पे आ जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो आप देख रहे हैं कि राजस्थान में आपको दिखेगा, राज्य में। तो फिर यहाँ पे राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, ठीक है, गुजरात आ रहा है, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। तो जस्ट सब उसके मतलब उलट में चले गए हैं, है ना, सब एक दूसरे का स्थान ले लिए हैं यहाँ पे। लास्ट में आंध्र प्रदेश को केवल आंध्र प्रदेश ही है, लेकिन कर्नाटक आप यहाँ देख रहे हैं कि कर्नाटक पहले था तो महाराष्ट्र से पीछे हो गया अभी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंबाइन करके थोड़ा सा इन सभी चीजों के बारे में याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी हाईलाइट हुआ था, तो हम लोग पवन ऊर्जा के विकास हेतु सरकारी पहल, क्या क्या पहल किएगा, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः सशक्त बनाने के लिए ये नीति एक लाया गया 2016 में। तो क्या है, यह नीति भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा के द्वारा वित्त पोषित नई पवन परियोजनाओं के लिए मौजूदा छूट पर 0.25 की अतिरिक्त ब्याज दर छूट प्रदान करके पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस योजना के बारे में नॉर्मली प्रीलिम्स में आता है, तो आप याद रखिएगा कि इसको क्या है, इस तरीके से ये जो योजनाएं लेकर के आई गई है इसमें 0.25% की यहाँ पे ब्याज दर में छूट दे करके पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने का यहाँ पे प्रयास इसमें किया जा रहा है। उसके बाद से फाइबर प्रबलित प्लास्टिक के निपटान के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश। देखिए आप प्रश्न में कई बार आप देखे होंगे, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है पिछले दिन जो मैं लेकर के आया था संडे के दिन, तो उसको अगर आप लोगों ने पूरा एनालिसिस किया होगा अच्छे से, मेरे साथ आप लोग लगे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे मैं आप लोगों को लगातार उसमें दिखाया था कि कितने सारे जो है इस तरीके का पॉइंट से प्रश्न पूछे गए हैं कुछ वर्ड से, जैसे फाइबर प्रबलित प्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो दे दिया जाता था।
ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप पढ़ें तो बीच में अगर ऐसा कुछ वर्ड आए तो उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइबर, प्रबलित प्लास्टिक, सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइबर है और फाइबर प्रबलित प्लास्टिक, ये क्या है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखें कि प्लास्टिक में फाइबर जो है वो एक्स्ट्रा मात्रा में रखा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि फाइबर प्रबलित प्लास्टिक। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गया है कि जो फाइबर मतलब जिस तरीके से पहले था वो अभी उसको जो है फाइबर उसमें ज़्यादा मिला देने से वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसमें मजबूत भी हो गया है और फाइबर की एक्स्ट्रा मात्रा है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फाइबर प्रबलित प्लास्टिक। अब फाइबर क्या है, तो फाइबर आप नॉर्मली अगर आप लोग पढ़े होंगे आसान भाषा में हम लोग देखते हैं कि जितने भी हम लोग जो बहुत सारे ऐसे सब्जियां वगैरह फल वगैरह खाते हैं उन सब में जो फाइबर मिलता है रेसा टाइप से रेसा रेसा रहता है। ठीक है, और ये आपको पेड़ पौधे के जो जड़ हैं और तने हैं उसमें आपको ये मिलता है। ठीक है, ये एक प्रकार का मतलब ये अपचय अपचय नहीं बोलते हैं शायद, मतलब ये पाचन नहीं होता है। ठीक है, फाइबर जो होता है लेकिन पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो इस टाइप का पॉइंट जो है 1 2 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो भी हम लोग को इतना में प्रश्न जो है अगर इसे बनता है तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि फाइबर प्रबलित प्लास्टिक क्या है, तो जिस प्लास्टिक में जो फाइबर है वो अधिक मात्रा में मिला होता है। ठीक है, और एक अधिक उसको मजबूती या कठोर भी बनाता है। अब इसको देखिए कि अब इसके बारे में यहाँ पे एक दिशा निर्देश भी लेकर के आया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जो कि यहाँ पे पवन टरबाइन ब्लेड जो लगा रहता है इस तरीके से के यहाँ पे उपयोग किए जाने वाले सीड्स, मोल्डिंग कंपाउंडर सहित, ठीक है, EPRP यही वाला है, ये फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक के उचित निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। तो अब ये जो लगा हुआ है इसका भी वेस्टेज जितने भी है उसको भी सही तरीके से हम लोग उसका किस तरीके से उसको निपटारा करें उसका। ठीक है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें इस तरीके की बातें याद रखेंगे। ये जो है इस दिशा निर्देश के बारे में, दिशा निर्देश क्यों, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल भी इसकी सारी स्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया किसके द्वारा, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अगर देखिए आप लोग इसके पॉइंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। और ये नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में इरेडा मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। मैं और कभी फिर से इन सब के बारे में भी कभी कोई टॉपिक आएगा तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स अलग से हैं और तो हम लोग को उसको देखना है। अभी देखिए न्यूज में आप लोग अगर देखे होंगे तो अल नीनो ला नीना बहुत ज्यादा ये चल रहा है, तो मैं इसको 2 बार और पढ़ा चुका हूँ, एक बार और कभी बीच में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी रहते हैं तो उनको जानकारी नहीं रहता है और ये सब क्या है कन्फ्यूजन भरा चीज है, बार बार जो है दिमाग से उतर जाता है। तो मैं एक बार और अल नीनो ला नीनो ये अभी चर्चे में चल रहा है फिर से, है ना, तो मैं उत्तरी भारत में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, इस तरीके से फिर से एक विश्लेषण किया जा रहा है, तो मैं एक बार और इसको बताऊंगा। ठीक है, आगे चल करके चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे और इसमें सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, तो इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों, ट्रांसमिशन और संरचना और एवं भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए के रूप में एक रूपरेखा प्रदान करना। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लगभग इस तरीके का पॉइंट 2 4 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह है कि 7600 किलोमीटर की जो भारतीय तट रेखा के साथ जो है यहाँ पे भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा का विकसित करना। तो इस तरीके के अपतटीय पवन ऊर्जा नीति है जो जिसका उद्देश्य ये है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से पॉइंट में भी लिख सकते हैं मेंस के लिए।
और अगर और यहाँ पे प्रीलिम्स में आती है तो प्रीलिम्स में भी आप लोगों को पॉइंट मिल जाएगा वहां से। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब देखिए यहाँ पे भारत की पांडुलिपियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपको प्रश्न यहाँ से मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि संसद जो है शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय पांडुलिपि विधेयक 2023 पेश करने की योजना बना रही है, इस तरीके का दिखता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास खास बातें पढ़ते हैं। तो पांडुलिपियों का महत्व क्या है, यहाँ पे पांडुलिपियों का महत्व क्या है इसको देखते हैं। तो पांडुलिपि जो है ये क्या है, सबसे पहले तो यहाँ ये बात आएगा, तो छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते, कागज या किसी पर यहाँ पे लिखित दस्तावेज है, अन्य सामग्री जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल्य हो। तो इस तरीके की चीजों को जो हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। प्राचीन और मध्य काल में भारत बौद्धिक गतिविधियों में अत्यधिक उन्नत था। सांस्कृतिक दार्शनिक धारणाएं और ज्ञान की प्रणाली, ये सब बातें, यही सब चीजें जो है पांडुलिपियों में इन सभी चीजों का वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है उसमें। बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेखन सामग्री जैसे कि पत्थर, तांबे, प्लेटें, बर्च की छाल, ताड़ के पत्ते, चर्मपत्र, कागज का उपयोग किया गया था। भारतीय पांडुलिपियां लिखित दस्तावेजों का सबसे बड़ा ये एक सबसे समृद्ध संग्रह है जो विभिन्न सभ्यताओं के अस्तित्व और राष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। संभवतः दुनिया में पांडुलिपियों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा यहाँ पे संग्रह भी है। सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का कहना है कि भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गौंडी और लेप्चा और मिथैली जैसे कि 80 प्राचीन लिपियों में यहाँ पे अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं, जिसे विशाल पांडुलिपि को संरक्षित करने का काम भी सौंपा गया। तो इधर से अब प्रीलिम्स में प्रश्न बनने का एक बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि एक तरीके से नया नया टॉपिक निकल के आ रहा है। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि यहाँ पे एक मिशन अलग से है जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो कहानी था वो मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बक्साली पांडुलिपि ये क्या है। ठीक है, तो ये भी एक चर्चे में है। तो ये देखिए ये इस तरीके से दिखता है, तो ये देख रहे हैं आप कितना पतला, तो ये लग रहा है कि पूरा छाल, किसी छाल का, पेड़ पौधे का किसी का। ठीक है, बर्च का छाल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है बर्च क्या है देख लीजिएगा एक बार। तो बर्च की छाल में ये लिखा गया इस तरीके से पांडुलिपि। ठीक है, तो लिखा गया एक प्राचीन भारतीय गणितीय पाठ शून्य के उपयोग का सबसे पहला दर्ज उदाहरण यहाँ से माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे मौलिक पाठ लगभग 3री या 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालयों में से एक में ये है वहां पे। ठीक है, तो ये बक्साली पांडुलिपि के बारे में इस तरीके का पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बारे में और देखते हैं, विधेयक के बारे में कुछ खास खास बातें। देखिए इस विधेयक के बारे में सबसे पहला, इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भारतीय विरासत ग्रंथों का दस्तावेजीकरण करना, सूचीबद्ध उनके बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी बनाए रखना, उन शर्तों का यहाँ पे विवरण देना। ठीक है, तो पहला यहाँ पे इस विधेयक के बारे में ये सब बातें याद रखेंगे। उसके बाद से 10 सदस्य का एक राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण की स्थापना भी यहाँ पे करने की परिकल्पना इसमें की गई है। तो इस बारे में भी ध्यान रखिएगा कि इस विधेयक के अंतर्गत जो है यहाँ पे 10 सदस्य का एक राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण बनाने के बीच में बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें कि संस्कृति मंत्री जो रहेंगे इस निकाय के अध्यक्ष होंगे,
सदस्य में संस्कृति, वित्त, शिक्षा सचिव, केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष आमंत्रित सदस्य और निजी एजेंसियां इसमें शामिल होंगी। ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीटली इस तरीके से बनता है तो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जैसा है उसी तरीके से प्रश्न भी बनना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण जो है ये पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, इसी के बारे में अब NMA के बारे में। ठीक है, वो क्या क्या कार्य करेगा, तो डिजिटलीकरण, संरक्षण, परिरक्षण, संपादन और प्रकाशन कार्य के संबंध में शीर्ष नीति निर्धारण का निकाय होगा। NMA के पास पांडुलिपियों तक पहुंच के आवंटन को नियमित करने के लिए एक सिविल कोड की शक्तियां होंगी। इसमें चोरी और ग्रंथों के अपमान की जांच करने के उद्देश्य से एक जांच विंग भी होगा। ठीक है, तो ये सब विधेयक में ये सब बातें कही जा रही हैं। आगे देखिए, यह पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए फेलोशिप, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों या एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकता है। NMA जो है ये पांडुलिपियों के प्रतियों को अनुक्रमित करने, सूचीबद्ध करने, अपलोड करने, डाउनलोड करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल भी तैयार करेगा। विशेष निकाय को सामग्री की विशिष्टता और महत्व के आधार पर किसी निजी मालिक से पांडुलिपि लेने का भी अधिकार यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए, इसमें क्या क्या विधेयक में क्या क्या बातें की गई हैं, विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, काफी अच्छा पॉइंट है, दो पॉइंट जो भी है। NMM के अनुसार मौजूदा पांडुलिपियों में से 75% जो है वो संस्कृत में है, जबकि 25% जो है क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो इस तरीके से इसको संरक्षित करना जरूरी है। पांडुलिपियों के अध्ययन और व्याख्या को आजीविका से जोड़ने की भी आवश्यकता है। उसके बाद से ये तभी हम जो है प्राचीन पांडुलिपियों के महत्व को सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में यहाँ पे वापस ला सकते हैं। विदेशों में भारतीय पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण से निश्चित रूप से भारतीय पांडुलिपियों में बढ़ती वैश्विक रुचि को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए भी ये विधेयक जो है इसको थोड़ा सा लेकर के आए और इसको बेहतर तरीके से संरक्षण मैनेजमेंट इसका करें। ठीक है, तो इसलिए ये आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग जो चीजें इसमें देखना चाहिए वो सारी चीजों को देख लिए हैं। यहाँ से आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसका आंसर राइटिंग करना है और टेलीग्राम में भेजना है। देखिए, पांडुलिपि क्या है, प्रश्न है ये अभ्यास प्रश्न। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपियों के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए परीक्षण कीजिए कि राष्ट्रीय पांडुलिपि विधेयक ये 2023 भारतीय पांडुलिपियों को किस प्रकार संरक्षित कर सकता है। 250 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, तो अच्छे से आपका इसका आंसर राइटिंग कीजिए, आप लोग लिखिए। ठीक है, लिखने में मत शर्माइए, थोड़ा सा मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत आप लोगों को करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, बस इतना कर सकते हैं कि थोड़ा दिमाग लगा करके लॉजिकल मेहनत करें। ठीक है, जिसमें कम मेहनत में भी हम लोग बहुत बेहतर अपने तैयारी कर सकें, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर राइटिंग करके भेजिए ग्रुप में। अब यहाँ पे अमेजन वर्षा 1 के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले भी मैं इस चीज को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और हम लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ खास बातें, जैसे कि इसमें क्या है कि हम लोग देख रहे थे, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट भी हो गया यहाँ मिला है कि लगभग 60% जो है वो ब्राजील में ये फैला हुआ है, जो अमेजन वर्षा 1 है। उसके बाद से सीक्वेंस वाइज आप देखते हैं तो पेरू में, उसके बाद से जो पेरू में है 13% जो है पेरू में, फिर उसके बाद से बोलीविया, तो ये है बोलीविया, यहाँ पे आपको 8%, उसके बाद से फिर कोलंबिया, वेनेजुएला में 7 और 6%। ठीक है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला आप देखिए, ये कोलंबिया है और यहाँ पे वेनेजुएला है, तो ये लोग में लगभग 7-6% का इस तरीके से, फिर गुयाना और प्रत्येक में लगभग 3%, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना और इक्वेडोर में लगभग 1% है।
तो कुछ थोड़ा सा परसेंटेज वाइज भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, और प्लस एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि जो ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका का ये द्वीप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े मैप में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ ये इधर यूएस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर है। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देखेंगे अमेजन, ये पूरा वन क्षेत्र है जो हरा हरा थोड़ा दिख रहा है, और बीच में आप देख रहे हैं कि अमेजन रिवर भी बह रही है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो देश है ब्राजील, ये ब्राजील में सबसे ज्यादा फैला हुआ है 60%। उसके बाद से फिर यहाँ देख रहे हैं बोलिविया, फिर पेरू, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो इतने सारे देशों में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। आप देखिए लगभग ये 76 बिलियन टन कार्बन का भंडारण करके अमेजन वर्षावन दुनिया की जलवायु को स्थिर रखने में मदद करता है। तो इस तरीके का पॉइंट था, बस इसलिए मैं इसको एक बार और लेकर के आ गया, ठीक है। न्यूज में था ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के दृष्टि से पर्यावरण के लिए देखिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। यहाँ के वनों को काटने के लिए जो अभी जिस तरीके से यहाँ पे कटाई वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं सारी बातें आपको बताया हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे है भी, अमेजन वर्षावन का संरक्षण अमेजन सहयोग संगठन, ठीक है, एक्टो, कहाँ पे, तो बेलेम डो पारा, यानी कि कहाँ पे, तो ब्राजील में ही है बेलेम घोषणा। तो याद रखिएगा कि बेलेम घोषणा किससे संबंधित है, तो अमेजन वर्षावन से संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यह विशाल अमेजन वर्षावन के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने के लिए देशों के बीच सहयोग का आह्वान करता है। ब्राजील और अन्य अमेजन देश जो है वो अवैध खनन या और कटाई के द्वारा वनों की कटाई को रोकने के लिए यहाँ पे ठोस प्रयासों का वादा करने के लिए एक साथ आए हैं। तो इस तरीके की बातें इसमें की जा रही है, ठीक है। तो बेलेम घोषणा जो है वो याद रहना चाहिए, अमेजन वर्षावन से संबंधित है। एशियाई राजमार्ग एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, और सबसे ज्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है मैप, ठीक है। मई 2023 की शुरुआत में जब म्यांमार सीमा से लगे हुए एक वाणिज्यिक शहर मोरेह, ठीक है, तो मोरेह में हिंसा होता है, ठीक है, वहाँ पे हिंसा होता है, और इसका एक व्यापक प्रभाव ये होता है कि ये मणिपुर में उथल पुथल मच जाता है वहाँ भी। तो वहाँ पे जो है एक यहाँ पे एक समूह है, जातीय समूह, मैतेई जातीय समूह, ठीक है, कि 200 भारतीय नागरिक जो है वो सीमा पर चले जाते हैं, सीमा पार चले जाते हैं म्यांमार के क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में, यहाँ पे यहीं पे मोरे है, ये वाला यहाँ पे मोरे है, ठीक है। मतलब हम लोग का इंडिया का जो आप देख रहे हैं बॉर्डर और म्यांमार का, तो सोचने के लिए बहुत कम समय होने पर उन्हें विश्वास हो गया कि वे सुरक्षित भाग निकले हैं। मतलब लगभग वो लोग वहां से निकले और यहाँ कहाँ पे आ गए हैं, तो मोरे जो क्षेत्र है वहां पे आ गए हैं। लेकिन वहां पे जो है 3 मई से वहां पे जंगल में फंसे हुए हैं, क्योंकि मोरे का जो क्षेत्र है उस जगह पर जो है वो आगे यहाँ पे ये, ठीक है, कुकी जो जनजातियां वहां पे, ठीक है। तो आगे देखिए पढ़ता हूँ यहाँ पे, जिसके माध्यम से टोक्यो को तुर्की से जोड़ने वाली एशियाई राजमार्ग एक चलता है। वर्तमान में उस जगह पर जो है ये कुकी जो जनजातियों से घिरा हुआ है। तो आप ये अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार आप लोग देखिएगा सर्च करके मैप में, ठीक है। मैं खुद भी बहुत मुश्किल से बस इसी तरीके से मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से प्रश्न नॉर्मली बन सकता है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस जगह पे मोरे है, और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आप देखेंगे जापान का टोक्यो है, ये जापान का टोक्यो है, और यहाँ पे तुर्की का यहाँ पे इस्तांबुल है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा एक एशियाई राजमार्ग 1 है। तो एशियाई राजमार्ग 1 अब चर्चे में आ गया है, तो हम लोग इसके बारे में, इसका राजमार्ग में कौन कौन सी देश पड़ते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है, उसको हम लोग को देखना है सबसे पहले,
ठीक है। अगर आपको मैं पढ़ लेंगे इसको एक बार, पहले देश का मैप ही इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे तो अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जापान से टोक्यो से होते हुए जाता है और जाते हुए कोरिया क्षेत्र में चलता है। ठीक है। और कोरिया के बाद से आप देखेंगे कि ये जापान में जाता है। ठीक है। और जापान से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वियतनाम में घुसता है, वियतनाम के बाद से कंबोडिया। ये इसीलिए बोला जाता है कि ये पूरा जो है दक्षिण पूर्वी देशों से गुजरता है, क्योंकि वियतनाम हो गया, वियतनाम के बाद से एक कंबोडिया हो गया, और कंबोडिया फिर आपको अगर अच्छे से, मैं खुद भी अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंबोडिया हो गया। ठीक है। और लाओस का क्षेत्र हो गया। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से एक बार देख लेता हूँ। बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। मैप में अगर हम लोग देखें तो, एक मिनट ना, मैं आपको और क्लियर करता हूँ उसको, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, हम लोग मैप में एक बार इसको देखते हैं कौन कौन से देश हैं, आपको भी क्लियर दिखेगा उसमें। हैंग करने लगता है थोड़ा सा सिस्टम, इसलिए मैं ज़्यादातर इसका यूज नहीं करता हूँ। थोड़ा सा भी लोड पड़ता है तो वहाँ पे फिर हैंग होता है। देखिए, अभी आपको इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है अभी क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लोग इस मैप में देखें, तो लगभग कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जापान टोक्यो, इस जगह से टोक्यो से निकल कर के यहाँ से कोरिया, ये साउथ कोरिया वाला जो क्षेत्र है नीचे थोड़ा सा, ठीक है, पूरा कोरिया में इसलिए बोला क्योंकि इसमें दोनों है, ऐसे करके आता है। और ये वियतनाम से होते हुए ये ऐसे करके कंबोडिया, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद से बर्मा, और बर्मा से ऐसे करके ये भारत, फिर बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे देखता हूँ थोड़ा नेपाल से जा रहा है कि भारत से ही जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे लाओस को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद हो सकता है कि ये नहीं होगा इसमें। ठीक है। लेकिन ये आपको वियतनाम दिख रहा है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा और बांग्लादेश से होते हुए देखते हैं और आगे कहाँ कहाँ तक जा रहा है ये। हाँ, बांग्लादेश से हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश से तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद से इधर नहीं जा रहा है, ये हमारे भारत से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में चला जा रहा है। ठीक है। तो पाकिस्तान में ये जा रहा है, इधर से होते हुए ऐसे करके ये होते हुए है पाकिस्तान जा रहा है, फिर अफगानिस्तान जा रहा है, और अफगानिस्तान के बाद से ये ऐसे ईरान होते हुए, यहाँ से ईरान होते हुए ऐसे करके ये यहाँ पे इस तरीके से चला जा रहा है। ये तुर्की, तुर्की के बाद से ये इस्तांबुल, इस्तांबुल के बाद से यहाँ पे ये बुल्गारिया का बॉर्डर है। ठीक है। तो तुर्की का लास्ट एंडिंग यहाँ पर है। ठीक है। इस जगह पे जा करके वो खत्म हो रहा है। वो जगह आपको मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैप में उसको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा याद रखिएगा आप। इसका जो पूर्वी यहाँ पे ये कपिकुले, ठीक है, पश्चिमी छोर जो है कपिकुले, आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये लास्ट एंडिंग है। शुरुआत कहाँ हुआ? जापान का टोक्यो, और एंडिंग कहाँ हुआ उसका? पश्चिम में एंडिंग कहाँ पे हुआ? तो तुर्की के लास्ट जो बॉर्डर लाइन है जहाँ पे बुल्गारिया का सीमा मिलता है, उस जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे कपिकुले एक क्षेत्र है इस जगह का, तुर्की का, उस जगह पे जा करके ये रोड जो है वो खत्म होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए, आप लोग थोड़ा सा उसी तरीके से एक मैप में ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये AH1 या एशियाई राजमार्ग 1 जो है वो टोक्यो, जापान से कोरिया, चीन, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए इस्तांबुल के पश्चिमी, यहाँ पे पश्चिम में तुर्की और बुल्गारिया के बीच जो है वहाँ पे सीमा तक 20,557 किलोमीटर तक ये चलता है, मतलब वहां तक ये रोड है।
राजमार्ग 1 का पूर्वी क्षेत्र जो है वो टोक्यो जापान में है और इसका पश्चिमी छोर जो है वो कपिकुले तुर्की में है। ठीक है, और एशियन हाईवे जो है वो एशियन हाईवे 1 जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा हाईवे है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फिर पहला जो है दुनिया का सबसे लंबा जो हाईवे है वो कौन सा है। ठीक है, ये तो दूसरा है, पहला आप लोग बताइए। मैं चेक करना चाहता हूँ ना आप लोग, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अलर्ट हैं और मेरा इस यहाँ तक वीडियो कितने लोग देखे हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आज एक एक व्यक्ति का 3 कमेंट आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर मेरे मेहनत पे भरोसा कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए आप लोग। अगर ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर भी थोड़ा प्यार दिखाइए और कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यह एशियन हाईवे नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसे ग्रेट एशियन हाईवे कहते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से हम लोग को मिला और सबसे मेन चीज था मैप। ठीक है, जिसको हम लोग ने अच्छे से देख लिया है। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये जो कोष है ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि राजस्थान में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे जनसंख्या कोष जो है ये एक तरीके से यहाँ पे सहायता कर रही है राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे परियोजना को पितृसत्तात्मकता मतलब बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना को लेकर के आया गया। इसमें रीति रिवाजों का उन्मूलन के लिए इस तरीके से यहाँ पे विशेषज्ञ है, इन सभी विशेषज्ञ जो है ये लोग राजस्थान में मिल करके वहां पे आकर के पितृसत्तात्मकता जैसे कार्य हो गया, रीति रिवाजों संबंधित इन लोगों का एक उन्मूलन का बढ़ावा देने का एक काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्मूलन करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इन विशेषज्ञों का सहायता करने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है यहाँ पे इनकी मदद कर रही है। तो इसलिए अभी न्यूज में आ गया है तो हम लोग को इसको समझना है कि ये क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है इनका, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने लैंगिक मानदंडों, यौन हिंसा, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने छात्रों की क्षमता निर्माण के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के साथ भी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके जितने पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको इधर उधर की कहानियों की तरीके से, जो बता रहा हूँ पूरा टू द पॉइंट है, आप उसी हिसाब से ध्यान रखिए उसको। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या है। ठीक है, क्योंकि यही चर्चे में है, प्लस उससे बैकग्राउंड में जो चीजें उसको भी देख लिए। तो देखिए यहाँ पे UNFPA यही है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है, सबसे पहला मेन पॉइंट। और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में ये काम करता है। इसकी स्थापना जो है 1967 ठीक है 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य किस नंबर पे है ये, अगर हम लोग देखें कि जो SDG अगर हम लोग को याद होगा SDG के अंतर्गत कितने नंबर पे स्वास्थ्य, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा इस तरीके 17 नंबर तक का हम लोग को अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों को कार्य करना है। ठीक है, तो SDG का जो पूरा 17 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा SDG 4, उसके बाद से लैंगिक समानता SDG 5। ठीक है, तो इन सभी जितने भी ये लोग का सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जो है इनको रखा गया है। ठीक है, और इन्हीं पे इसी को बेस बना करके जो है ये कार्य करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, 3 चीजें खास करके याद रखिएगा। SDG का तो पूरा याद रखना है, लेकिन फिर भी आप लोग मेन चीज तो पहले इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत तो 17 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये आप लोग देखे होंगे, मैं एक बार शायद इसको पहले बताया हूँ,
लेकिन बीच बीच में भी मैं लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप बहुत आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं कभी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 17 के 17 गोल अगर आप याद रखे रहेंगे ना, तो आप उससे बहुत सारे ऐसे आंसर में यूज कर सकते हैं। मैं उस समय बताऊंगा, जब कभी लेकर के आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इसको फंड कैसे मिलता है? तो संयुक्त राष्ट्र बजट द्वारा समर्थित नहीं है ये, तो किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें ऐसा कुछ बजट नहीं देता है, बल्कि ये लोग जो है वो पूरी तरीके से जितने भी सरकार इनको दे रही है, अंतर सरकारी संगठनों से जो मिल रहा है, निजी क्षेत्र फाउंडेशन वगैरह, व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान के द्वारा ये लोग कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये जो है हमारा पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं अब सेपरेट एक दो वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, या फिर उसको अगले दिन कवर कर लूँगा। तो आप लोग कैसा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।